प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली यूएस में इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट हो गया, वो भी बड़े अमाउंट से 50 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सिर्फ शुरुआत है। इस साल ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट मोर का रेट होगा, नवंबर दिसंबर ईच 25 बेसिस पॉइंट। नेक्स्ट ईयर दैट इज़ 2025 में भी अबाउट 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट, और उसके बाद 2026 में भी अबाउट 25 टू 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। तो बहुत सारे रेट कट आने वाले हैं। ये था यूएस के अलावा दूसरे इकोनॉमीज़ में भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में रेट कट साइकिल स्टार्ट हो चुका है। यूरो जोन देखिए ना, ऑलरेडी 2 रेट कट हो चुके हैं। इसके अलावा चाइना में रेट कट चल रहा है। जापान ऑफ कोर्स एक एक्सेप्शन है, जापान में तो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है। इंडिया में भी जल्दी ही इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें देखनी होंगी। एक तो जो सेकंड क्वार्टर का जीडीपी नंबर है वो देखना होगा। Q1 का तो थोड़ा डाउन रहा है ना, बट मोस्टली इलेक्शन के कारण हुआ है। तो Q2 का देखना होगा। तो अगर वहाँ भी जीडीपी डाउन होता है और साथ ही इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में होता है, तो जल्दी ही दैट इज़ इस साल के लास्ट होते होते तक यहाँ भी रेट कट स्टार्ट हो सकता है। और नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो रेट कट होना ही है। इंडिया में भी वो 100 टू 150 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। तो देखिए वर्ल्ड ओवर रेट कट्स हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रेट कट हो रहा है। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जब भी इतना ज़्यादा रेट कट हो तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। लाइक 4 डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं ना, इक्विटी है, डेट है, रियल एस्टेट है, कमोडिटीज़ है। कमोडिटीज़ में मोस्टली गोल्ड और सिल्वर हो गया, और इसके अलावा एक और 5th एसेट क्लास भी आजकल आप ऐड कर सकते हैं, क्रिप्टोज़। तो यहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे हैं, कहाँ पे हम सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखें, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि जब भी ये इंटरेस्ट रेट कट होता है तो उसका असर क्या पड़ता है। तो देखिए अगर ये आप समझ जाएंगे तो फिर आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगी कि डिफरेंट एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो देखिए यूएस से स्टार्ट करते हैं एज ऑलवेज। आप में से कुछ लोगों को लगता है हमेशा ये यूएस क्यों स्टार्ट करता है। रीज़न है ना, यूएस का जीडीपी देखिए, पूरे वर्ल्ड का 25% के आसपास सिर्फ यूएस का है जीडीपी। उसके अलावा स्टॉक मार्केट देखिए, यूएस के स्टॉक मार्केट का जो वेटेज है ओवरऑल वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट का वेटेज के साथ कंपेयर करेंगे तो 60% प्लस अकेला यूएस का है। वहाँ का करेंसी डॉलर स्ट्रॉन्गेस्ट है, सेफ हेवन माना जाता है। वर्ल्ड में जब भी प्रॉब्लम आएगा तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट यूएस में ही होगा, यूएस डॉलर्स में होगा। तो इसीलिए यूएस में जो कुछ भी होता है उसका असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। तो यूएस में जो ये रेट कट हुआ है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा रेट कट होगा, तो यहाँ पे इसे समझने के लिए हमें जो यूएस का इंटरेस्ट रेट है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट रेट, उसे समझना होगा। तो 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड दैट इज़ इंटरेस्ट रेट कुछ समय पहले अगर आप देखते हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं ना, वॉच करते हैं, तो आपको पता होगा, कई बार मैंने बताया है 5% से भी ऊपर था, उसके बाद घटकर 4% आया और अभी कितना है 3.71%। तो काफ़ी कम हुआ है। तो यहाँ पे जब ये इंटरेस्ट रेट कम होगा तो देखिए यूएस जो इकोनॉमी है, वहाँ का जो इक्विटी मार्केट है या फिर डेट मार्केट है या फिर करेंसी मार्केट, वहाँ पे वर्ल्ड ओवर से पैसा जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो जब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, मतलब यूएस का ही पैसा इन्वेस्ट हुआ है, बाहर का भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तो जब ये इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और आने वाले समय में और भी कम होगा तो वहाँ से पैसा निकलना शुरू होगा, क्योंकि रिटर्न्स काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स पूरा पैसा नहीं निकलेगा क्योंकि सेफ्टी है वहाँ ना, तो बहुत सारा पैसा वहीं रहेगा, लेकिन हाँ उसमें से एक अच्छा खासा पैसा बाहर निकलेगा। तो ये पैसा बाहर निकलेगा तो जो भी पैसा निकलेगा उसका एक हिस्सा इमर्जिंग मार्केट्स में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न्स आने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो इमर्जिंग मार्केट में अगर आप देखें किसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है, इंडिया। क्योंकि इमर्जिंग मार्केट का अगर आप वेटेज देखेंगे ना तो इंडिया का वेटेज सबसे ज़्यादा है इमर्जिंग मार्केट्स में। चाइना से भी ऊपर हम जा चुके हैं हमारे स्टॉक मार्केट का वेटेज वाइज। तो ऑफ कोर्स अच्छा खासा पैसा इंडिया में भी आएगा, तो उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया ना, बहुत सारे मार्केट्स में वो पैसा आ जाएगा, सभी जगह इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की मैं बात बोल रहा हूँ। आप अच्छा, अगर इकोनॉमी अच्छा है तो पैसा जाएगा, तो वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट्स को अगर आप देखेंगे ना तो एफआईएस का पैसा कोई बहुत ज़्यादा आ नहीं रहा था पिछले कुछ समय से, लेकिन हाँ अब पैसा आना शुरू हो गया। जैसे ही एफआईएस को लगा कि नहीं अब इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट होने वाला है, और अब तो खैर कट हो भी गया,
तो सितंबर में 17 सितंबर तक का फिगर ही अगर आप देखें तो 31,000 करोड़ का पैसा आया है एफआईआईज़ का, और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा आएगा। तो ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट इसके कारण ऊपर जाएगा। आज भी आपने देखा होगा ना, कल तो नी जर्क रिएक्शन था, मैंने उस पर वीडियो बनाया था ना कि देखिए रेट कट बहुत ज़्यादा हो गया, तो लार्ज कैप तो थोड़ा बहुत ऊपर गया था, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कल गिरा था। लेकिन आज मार्केट देखिए वो नी जर्क रिएक्शन अब खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ तक तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा। आज भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है थ्रू आउट, मतलब सारे मार्केट कैप में या फिर सेक्टर वाइज भी देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है ना। हम इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है। तो ये सबसे पहले तो आप ये जान लें कि किस तरह का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म एवरेज जो रहा है ना, अबाउट 12 to 14% के आसपास का रिटर्न रहा है। तो इसी तरह का रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप रखें। जब मार्केट बुल रन में होगा तो आपको 20, 25, 30% भी रिटर्न आ जाएगा। लेकिन हाँ, उसी तरह से जब मार्केट गिरेगा, बियर मार्केट आएगा, तो आपको बहुत नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे, -10, -20%। लेकिन हाँ, जब आप लॉन्ग टर्म में इसका एवरेज आउट करेंगे तो इस तरह का रिटर्न आता है। तो इस तरह का रिटर्न क्यों जनरेट करता है मार्केट? तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। फर्स्ट है कंपनीज़ का परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट तो उसी के बेसिस पे मूव करता है ना। तो अर्निंग ग्रोथ जो होता है, कंपनीज़ का प्रॉफिट ग्रोथ होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म में। तो इंडिया में अगर आप कंपनीज़ का परफॉर्मेंस देखें ना, प्रॉफिट ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ, तो अबाउट 12 to 14% के आसपास का अर्निंग ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह का रिटर्न आने वाले समय में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि आप जीडीपी ग्रोथ देखें और इन्फ्लेशन का फिगर देखें, दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो रफली उस तरह का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? 7% के आसपास, इन्फ्लेशन अबाउट 5% के आसपास। तो 7 + 5 12, तो 12%। उसी तरह से जीडीपी फिगर थोड़ा बढ़ेगा, फिर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा घटेगा। तो रफली इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 12 to 14% का रिटर्न, उस तरह के रिटर्न एक्सपेक्टेशन। तो देखिए यहाँ पे इंडियन इक्विटी मार्केट्स को अगर आप देखें तो लार्ज कैप, मैंने ऑलरेडी बताया कई बार ना, वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए एफआईआईज़ का पैसा अगर आप देखेंगे ना, तो आइडियली अभी और भी ज़्यादा पैसा आना चाहिए था एफआईआईज़ का, और आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसा आना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है ना कि एफआईआईज़ का बहुत ज़्यादा पैसा शायद नियर फ्यूचर में एटलीस्ट इंडिया में नहीं आए और दूसरे मार्केट्स में चला जाएगा। और उसका सिर्फ एक रीज़न है वैल्यूएशन, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एफआईआई से चेक करेंगे तो बिल्कुल सभी लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंडियन इकोनॉमीज आने वाले कई सालों तक, कई डिकेड्स तक बहुत अच्छा करेगा। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन। तो यहाँ पे जब मार्केट थोड़ा गिर जाएगा ना, तो वहाँ पे आप देखिएगा एफआईआईज़ का पैसा बहुत ज़्यादा आएगा जब वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। लेकिन हाँ, लार्ज कैप में बिल्कुल थोड़ा बहुत पैसा आता रहेगा। और लार्ज कैप में देखिए निफ्टी में वेटेज किसका ज़्यादा है? वो है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसीलिए फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना, पिछले कुछ दिनों से आज भी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुआ है, क्योंकि एफआईआईज़ का पैसा आ रहा है। और एफआईआईज़ क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है रिलेटिवली ना, और इंटरेस्ट रेट कट है। तो इंटरेस्ट रेट कट में शुरू में तो बैंक्स का या फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनीज का परफॉर्मेंस है ना, शुरू में थोड़ा हिट होता है इंटरेस्ट रेट कट में, मार्जिन्स हिट होंगे। लेकिन हाँ, उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट और कट होंगे, धीरे धीरे उनका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होगा। क्यों इंप्रूव होगा? क्योंकि ना होम लोन आप ज़्यादा लेंगे, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया, ऑटो लोन आप ज़्यादा लेंगे, तो बैंक का बिजनेस है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है, तो इसीलिए उनका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। लेकिन इंडियन बैंक्स के साथ एक और प्रॉब्लम है एफडी का ना, एफडी का इंटरेस्ट रेट। क्योंकि देखिए अभी इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं ना कि बहुत सारा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके कारण मतलब फ़िलहाल देखा गया है कि एफडी में इंटरेस्ट कम हो गया है लोगों का, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है एफडीज़ में। तो देखना होगा फ्यूचर में बैंक्स इसको कैसे हैंडल करते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा अगर बैंक्स उसको सही से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा ना, तो एफडीज़ का भी तो इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा उन्हें ना, तो वो एक चैलेंज होगा। ये हमें ध्यान में रखना होगा कैसे बैंक्स इसको हैंडल करते हैं। अगर सही से हैंडल कर लिया तो फिर पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखिए लोन ग्रोथ तो बहुत होगा, ऑलरेडी चल रहा है अच्छा खासा, आने वाले समय में और भी ज़्यादा होगा। फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ जो दूसरे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं ना, ऑटो हो गया, रियल एस्टेट हो गया, वहाँ भी आप अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स देखिए जो भी मैं नाम ले रहा हूँ ना, वहाँ पर आपको वैल्यूएशन चेक करना होगा। वो कितना भी ज़्यादा अट्रैक्टिव सेक्टर हो, लेकिन अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है तो नियर फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा शायद। तो वैल्यूएशन देख कर आप जो भी कॉल लेना वो कॉल लें ऑफकोर्स। लेकिन हाँ, ये सेक्टर्स जब भी रेट कट होता है तो अट्रैक्टिव हो जाते हैं
उसके अलावा आईटी ना, जब यूएस में इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट हो चुका है, आने वाले समय में और होगा, तो वहाँ भी बैंकिंग का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। और इंडिया की जो आईटी कंपनीज़ हैं उनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है यूएस में, खासकर वहाँ के बैंक्स बहुत ज़्यादा सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो जब बैंक्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा तो वहाँ से ऑर्डर ज़्यादा मिलेगा, तो इंडियन आईटी कंपनीज़ का ही परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। इसलिए आईटी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे इंप्रूव हुआ है। और अगर यूएस में नेक्स्ट ईयर रिसेशन जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, यूएस का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है, सॉफ्ट लैंडिंग होता है, तो वहाँ पे बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ समय तक, मतलब कुछ सालों तक, इंडियन आईटी कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद ऑफ कोर्स देखिए, ये तो सिक्लिकल है ना, अप डाउन, इसीलिए मैं कुछ सालों तक बोल रहा हूँ। उसके बाद बीच बीच में अप डाउन तो लगा रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव है। उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे कहाँ कहाँ से बच कर रहें, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को मेटल और केमिकल जैसे सेक्टर से बच कर रहना चाहिए। ऑल्दो मेटल सेक्टर का परफॉर्मेंस देखें, कल भी ठीक था, आज तो बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। रीज़न क्या है? इंटरेस्ट रेट कट। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तो इकोनॉमी ना और ज़्यादा इंप्रूव होगा आने वाले समय में, तो मेटल का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगा। तो इसीलिए मेटल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा सिक्लिकल होता है। ये जो अच्छा है ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यूएस में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया ना, बहुत बुरी तरह से गिरेगा, धड़ाम से गिरेगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को मेटल जैसे सेक्टर से बच के रहना चाहिए। ऑल्दो कभी कभी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आता है। उसी तरह से केमिकल्स देखिए काफ़ी हद तक चाइना डिपेंडेंट है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है। तो वो भी आइडियली एक रिटेल इन्वेस्टर्स को, अगर आपको आइडिया है तब तो अलग बात है, तब आप मेटल में भी कॉल ले सकते हैं, केमिकल पे भी कॉल ले सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा आइडिया नहीं तो आइडियली हमें बच कर रहना चाहिए। जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं ना, उनका परफॉर्मेंस वापस आता है, ये ध्यान में रखें। मैंने काफ़ी समय से आप लोगों को ये बताया है। वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा रहा है, इसलिए वैल्यू म्यूचुअल फंड्स बहुत हाई रिटर्न्स। लेकिन आप स्लोली देखेंगे, आप स्लोली कि ग्रोथ स्टॉक्स वापस आएंगे, मतलब ऑलरेडी आ रहे हैं ना। जो भी ग्रोथ स्टाइल वाले म्यूचुअल फंड स्कीम्स होंगे ना, वहाँ पे काफ़ी सारे स्कीम्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, ऑलरेडी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। और आने वाले कुछ महीनों में आपको और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जो वैल्यू स्टॉक्स हैं, ऐसा नहीं कि डाउन एंड आउट हो जाएंगे, लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होगा। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा खबर ये आ सकता है कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स पे $7 बिलियन का जो लिमिट है ना, वो शायद आरबीआई अब बढ़ाएगा। मैं शायद बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक वो बढ़ाएगा नहीं आरबीआई, तब तक तो बोला नहीं जा सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अब हो रहा है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और भी रेट कट आने वाला है। इंडिया में भी शायद अब रेट कट स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे जो करेंसी है इंडिया का ना, वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगा, क्योंकि यूएस डॉलर्स पहले के मुकाबले थोड़ा वीक होगा और इंडियन रुपी है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे आरबीआई के पास कंफर्ट है कि आने वाले समय में ये जो $7 बिलियन का लिमिट है ना, वो बढ़ाए। तो ये एक अच्छा न्यूज़ हो सकता है आने वाले समय में। तो इसके कारण हम जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो फॉरेन इक्विटीज़ में अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे म्यूचुअल फंड रूट से। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है तो हाइब्रिड में आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड देख सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से ज़्यादा का है तो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप के फंड्स देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम की मैं बात बोल रहा हूँ। अगर एग्रेसिव है तो इन फंड्स के अलावा आप मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप के फंड्स को भी देख सकते हैं। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कॉल फिलहाल नहीं लें। देखिए, मार्केट एवरेज आउट करता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि नहीं, कभी नहीं गिरेगा, ऐसा ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जब गिर जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लार्ज कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर जरूर रखें। मिड कैप, स्मॉल कैप में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कॉल फिलहाल नहीं ले। यहाँ पे आप निफ्टी 50 का रिटर्न चेक कर सकते हैं 2000 से। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं ना, अप एंड डाउन लगा रहता है। तो बिल्कुल ये मानकर नहीं चले कि ये हमेशा ऊपर जाएगा, ठीक है। कोई भी मार्केट कंडीशन हो, ये एवरेज आउट होता ही है। तो स्टॉक मार्केट अभी अच्छा कर रहा है कोविड के बाद से लगातार। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आने वाले समय में गिर नहीं सकता है। और इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म मीन्स 5 ईयर से कम, तो वहाँ पे प्योर लक का गेम है। अगर आपका लक अच्छा है तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। अगर लक काम नहीं करता है तो नेगेटिव रिटर्न भी आ सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो सकता है। लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, मीडियम टर्म मीन्स 5 to 10 ईयर्स, लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स से भी ज़्यादा, तो वहाँ पे इक्विटी से अच्छे रिटर्न्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे काम करता है ना, ऊपर नीचे होगा, प्लस मार्केट में कहाँ पे क्या हो रहा है उसके आधार
आधार पे वहाँ पे नी जर्क रिएक्शंस होते हैं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ही कंपनीज और इकोनॉमी के परफॉर्मेंस पे ऊपर या नीचे जाता है। तो अगर इंडिया एज अ इकोनॉमी अच्छा करता है, इंडिया में जो कंपनीज है उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आप इक्विटी मार्केट से अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट एसेट क्लास का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म में इक्विटी, मैंने हमेशा बताया, यहाँ भी आप देख सकते हैं ना, लॉन्ग टर्म में इक्विटी का ही परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहता है। सेकंड एसेट क्लास है रियल एस्टेट। देखिए रियल एस्टेट भी ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं तो ये भी अच्छा करेगा, बट हाँ रियल एस्टेट भी बहुत ज़्यादा सिक्लिकल होता है, तो यहाँ भी वैल्यूएशंस देखकर, क्वालिटी देखकर ही अपना इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। बट हाँ ओवरऑल सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा। थर्ड है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में मोस्टली गोल्ड और सिल्वर में हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए गोल्ड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा रिटर्न, इस साल भी बहुत ज़्यादा रिटर्न। यहाँ पे आप गोल्ड का लास्ट फ्यू ईयर का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ना कि लास्ट फ्यू ईयर्स में गोल्ड लगातार ऊपर गया है। कभी कभी ऑफकोर्स थोड़ा डाउन हुआ या फिर फ्लैट रहा है, बट मोस्टली ऊपर ही गया है। देखिए गोल्ड कब अच्छा करता है, जब भी इकोनॉमी में वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम होते हैं, लाइक जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कहीं वॉर हो रहा है तो गोल्ड अच्छा करेगा, रिसेशन आ गया तो गोल्ड अच्छा करेगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो गोल्ड अच्छा करेगा। लेकिन जब इकोनॉमी बहुत अच्छा करने लगेगा तो वहाँ पे कई बार आप देखेंगे गोल्ड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, या तो डाउन हो जाएगा या फिर फ्लैट हो जाएगा। तो यहाँ पे गोल्ड का परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत आ चुका है और इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, तो इसका बेनिफिट एटलीस्ट नियर टर्म में तो गोल्ड को बिल्कुल मिलने जा रहा है। क्योंकि देखिए जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तो जो पैसा निकलेगा तो ऑफकोर्स कुछ पैसा इक्विटी में जाएगा और कुछ पैसा गोल्ड में भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे सेफ हेवन माना जाता है। तो इसीलिए एटलीस्ट नियर टर्म में बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड में और भी ज़्यादा रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन हाँ देखिए गोल्ड में बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑलरेडी पिछले कुछ समय से आ चुका है, तो कुछ समय तक तो बिल्कुल ये माना जा सकता है कि रिटर्न्स और आएंगे, लेकिन यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न मानकर नहीं चलना चाहिए। यहाँ के बाद थोड़ा गोल्ड रेस्ट लेगा, उसके बाद शायद रिटर्न्स आएंगे। सिल्वर अगर आप देखेंगे ना तो सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है, गोल्ड का तो ऐसा कोई यूज़ है नहीं, तो इसीलिए सिल्वर का भी आप अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहाँ जब इकोनॉमी में रिकवरी आएगा तो सिल्वर का डिमांड और बढ़ेगा, तो रिलेटिवली सिल्वर को थोड़ा ज़्यादा रिस्की माना जाता है गोल्ड से, वो ज़्यादा रिस्की है, हमेशा ध्यान में रखें। लेकिन रिटर्न वाइज ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में सिल्वर का परफॉर्मेंस गोल्ड से शायद ज़्यादा अच्छा हो। क्रिप्टोज का भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो अच्छा आएगा, ऑलरेडी आप देख रहे होंगे ना, कल भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न आया, आज भी अच्छा खासा रिटर्न आया। तो देखिए इंटरेस्ट रेट जब नीचे जाएगा ना तो बहुत सारा पैसा वहाँ से निकलेगा, तो कुछ बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट में भी जाएगा ताकि और ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सके, तो ऑफकोर्स वो पैसा क्रिप्टोज में भी जाएगा। तो जब भी इंटरेस्ट रेट कट होगा और भी ज़्यादा कट होगा तो क्रिप्टोज का भी जनरली आप परफॉर्मेंस अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ वो तो बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास है, स्पेकुलेटिव एसेट क्लास है, तो आइडियली तो हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बट हाँ ऐसा लगता है कि वहाँ भी परफॉर्मेंस ठीक होना चाहिए। नाउ हम जान लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट क्लास। जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो सबसे अच्छा एसेट क्लास क्या होता है, वो होता है डेट। देखिए बाकी जो भी एसेट क्लास हमने डिस्कस किया बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस वहाँ अच्छा आना चाहिए, लेकिन एक एसेट क्लास अगर पूछा जाए कि नहीं यहाँ तो परफॉर्मेंस आएगा ही, ठीक है, तो वो है डेट। क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो डेट में जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, और यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट हो चुका है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा कट होगा। तो देखिए डेट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पे। तो जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा ना तो वो डेट के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो वो डेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी हम उसी साइकिल में हैं, इंटरेस्ट रेट कट साइकिल में। तो इसीलिए लास्ट ईयर से ही मैंने आप लोगों को बताया था गिल्ट म्यूचुअल फंड्स, मतलब वैसे डेट म्यूचुअल फंड्स जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो, क्योंकि अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है ना तो जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो रिटर्न्स और बढ़कर आएंगे। यहाँ एवरेज मैच्योरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दें, उससे उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, हमेशा ही ड्यूरेशन देखें आप, उस पर डिपेंड करेगा। तो वैसे म्यूचुअल फंड स्कीम जिसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीन्स डेट के हिसाब से डबल डिजिट ना, एग्जैक्टली तो बताना मुश्किल है, बट हाँ 10% प्लस का रिटर्न तो ऑफकोर्स हमें एक्सपेक्ट करना ही चाहिए, और ज़्यादा रेट कट होता है तो और भी ज़्यादा रिटर्न। जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पर रिस्क को भी अच्छी तरह से समझ लें। लाइक मैं बोल रहा हूँ आपको डेट में बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे, सही बात है, लेकिन यहाँ पर रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि हम मान के चल रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट कट होता जाएगा इसीलिए अच्छे रिटर्न्स आएंगे। मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ, इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर चला गया, अब ना इन्फ्लेशन ऑल ऑफ अ सडन बढ़ने लगा, उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा, तो फिर सही बात है वहाँ तो नेगेटिव रिटर्न्स भी आ सकते हैं।